आप में से बहुत लोगों को पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के इस बेसिक टर्मिनोलॉजी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा कि इमरजेंसी और मार्शल लॉ में क्या फर्क होता है। ज्यादातर लोगों को तो यह भी लगता है कि मार्शल लॉ का मतलब ही नेशनल इमरजेंसी होता है, क्योंकि मार्शल लॉ के वक्त भी हर जगह मिलिट्री दिखती है और नेशनल इमरजेंसी के वक्त भी हर जगह मिलिट्री दिखती है। लेकिन यह पूरी तरीके से गलत है। नेशनल इमरजेंसी हमें कॉन्स्टिट्यूशन के जहां आर्टिकल नंबर 352 में देखने को मिलती है, वहीं मार्शल लॉ हमें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 34 के अंतर्गत देखने को मिलता है। और दोनों को जब इंप्लीमेंट किया जाता है तो इसके रीजंस भी अलग होते हैं, इन्हें इंप्लीमेंट भी अलग तरीके से किया जाता है, इनके रेगुलेशंस अलग होते हैं, प्रोटोकॉल्स अलग होते हैं, और इन्हें जब रिवोक किया जाता है तो उसकी प्रोसेस, सिचुएशन और कंडीशन भी पूरी तरीके से अलग होती है। तो यहां पर इमरजेंसी और मार्शल लॉ के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इसी चीज को आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव दीपानी। तो देखिए, यहां पर अगर हम लोग इमरजेंसी या फिर मार्शल लॉ की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें मार्शल लॉ के बारे में यह जानना होगा कि मार्शल लॉ को किसी पार्लियामेंट्री रेगुलेशन से इंप्लीमेंट नहीं किया गया है या फिर नहीं किया जाता, क्योंकि यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से ही एक उसके बारे में मेंशन किया गया है, वो भी आपके आर्टिकल नंबर 34 के तहत। जब भी हम लोग यहां पर मार्शल लॉ की बात करते हैं तो सबसे पहले यहां पर यह समझना जरूरी है कि मार्शल लॉ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोई एक ओरिजिनल प्रोविजन नहीं है, लेकिन इंग्लिश कॉमन लॉ से हम लोगों ने इसे अडॉप्ट किया है। और जब भी हम लोग मार्शल लॉ यहां पर इंप्लीमेंट करते हैं हमारे देश में, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस होती हैं या फिर ऐसी परिस्थितियां जिसे आम तरीके से नहीं सुलझाया जा सकता या नहीं संभाला जा सकता, उन सिचुएशंस में मार्शल लॉ को यहां पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि वॉर की सिचुएशन हो गई, या इन्वेजन की सिचुएशन हो गई, या फिर यहां पर रेबल हो गया, बहुत बड़ा कोई सिविल वॉर यहां पर क्रिएट हो गया, या फिर कानून का कोई पालन करने के लिए राजी ही नहीं है और सड़क पर लोग हथियार लेकर उतर चुके हैं और यहां पर दंगे जो हैं पूरे देश में चालू हो सकते हैं, जो सिविल वॉर का एक रूप ले सकता है। इस पर्टिकुलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में हम लोग मिलिट्री को अथॉरिटी दे देते हैं और अबनॉर्मल पावर दे देते हैं, जिसमें फंडामेंटल राइट पूरी तरीके से खत्म कर दिए जाते हैं। इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम कहते हैं मार्शल लॉ, आर्टिकल नंबर 34 के तहत। लेकिन जब हम लोग इमरजेंसी की बात करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 18 के आर्टिकल नंबर 352 से लेकर आर्टिकल नंबर 360 तक अलग अलग तरह की जो इमरजेंसी है वो हमें देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पर जब हम लोग आर्टिकल नंबर 352 की बात करते हैं तो नेशनल इमरजेंसी हम इसमें लगाते हैं, और नेशनल इमरजेंसी को इंप्लीमेंट करने की 3 सिचुएशंस होती हैं। या तो वॉर की सिचुएशन हो या एक्सटर्नल अग्रेशन की सिचुएशन हो। वॉर मतलब सामने वाला देश और भारत दोनों एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं, और एक्सटर्नल अग्रेशन का मतलब होता है कि भारत अब तक अटैक पर उतरा नहीं है लेकिन सामने वाली कंट्री से अटैक हो रहा है। और तीसरा, किसी भी तरीके का आर्म्ड रिबेलियन हो। और इसके बाद आर्टिकल नंबर 356 में हम लोग प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं, जिसे स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी के नाम से भी जाना जाता है। ये इस सिचुएशन में लगाया जाता है जब स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर पाती या फिर किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म पूरी तरीके से फेल हो जाता है। उसे हम लोग नाम देते हैं यहां पर आर्टिकल नंबर 356 में प्रेसिडेंट रूल का। और आर्टिकल नंबर 360 में जब हम लोग फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करते हैं तो वो तब लगाया जाता है जब हमारे देश में पूरी तरीके से फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी आपको देखने को मिलती है। अब इन तीनों के बीच में अगर डिटेल में हम लोग डिफरेंस को समझने की कोशिश करें तो आर्टिकल नंबर 352 में जो नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन में लगाई जाती है, इसे अप्रूव करने के लिए पार्लियामेंट के स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है। जिस दिन नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, उस दिन से लेकर आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर लोकसभा और राज्यसभा यहां पर स्पेशल मेजॉरिटी से उसे पास करेगी, और फिर यहां पर जब अप्रूवल मिल जाता है तब जाकर वो 6 महीने के लिए आपका इंप्लीमेंट किया जाता है। जब हम लोग इसे हटाते हैं, रिवोक करने की बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी को, तो फिर से यहां पर लोकसभा राज्यसभा जो है वो बेसिकली अप्रूव करती है। लोकसभा में रिजोल्यूशन स्पेशली लाया जाता है और प्रेसिडेंट के द्वारा इसे हटाया जाता है। और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो 1962, 1971 और 1975 जो है, इन तीनों सालों में नेशनल इमरजेंसी लगी थी। 62 और 71 की बात करें तो वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन के सिनारियो में हमने लगाया था इमरजेंसी। लेकिन 1975 की अगर बात करें तो इंदिरा गांधी ने अपने पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए, या फिर दूसरे जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन में लीडर्स बैठे थे वो इंदिरा गांधी की सरकार को न गिरा पाए, इस चीज को रोकने के लिए उन्होंने 1975 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से पहले की बात अगर हम लोग करें यहां पर, तो 1975 में
यहां पर इमरजेंसी लगाई थी, और उसके जो रूल्स रेगुलेशन है वो 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 में भी है, 1 में भी हमें देखने को मिलते हैं, और 38th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 में भी हमें देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम लोग यहां पर प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल नंबर 356 की बात करें, तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी पूरी तरीके से फेल हो जाती है किसी भी स्टेट या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, तो गवर्नर ऑफ द स्टेट जो है वो रिटन एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि आप यहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाइए, और उसे इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। जिस दिन प्रेसिडेंट रूल लगता है उसके 2 महीने के अंदर अंदर राज्यसभा और लोकसभा दोनों में यहां पर स्पेशल मेजोरिटी से उस प्रेसिडेंट रूल का बिल पास होना जरूरी है। और जब इसे हटाने की बात आती है तो डायरेक्ट यहां पर प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर से उसे हटा सकते हैं। और अगर कितनी बार लगाया गया है प्रेसिडेंट रूल इस देश में, 100 से ज्यादा बार लगाया गया है। फाइनेंशियल इमरजेंसी तो वैसे आज तक भारत में नहीं लगी है, और जैसी हमारी इकोनॉमी है हमें देखकर लगता भी नहीं है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी शायद कभी लगेगी भी। आर्टिकल 360 में हम लोग को जब भी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है तो इस देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी हम लोग लगाते हैं। जिस दिन बेसिकली इमरजेंसी लगाई जाती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, अगेन सेम रूल देखने को मिलता है कि उसके 2 महीने के अंदर अंदर लोकसभा और राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी से वो बिल पास होना जरूरी है। और जब हम लोग इसे हटाने की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट जो है डायरेक्ट अपने ऑर्डर से इसे हटा सकते हैं। अब यहां पर हम लोग समझते हैं कि आपकी इमरजेंसी और मार्शल लॉ के बीच में एक्चुअली में फर्क क्या है। देखिए, नेशनल इमरजेंसी जो है वो हम लोगों ने जर्मनी के वीमर रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट की हुई है, लेकिन मार्शल लॉ की बात करें तो इंग्लिश कॉमन लॉ से हम लोगों ने उसको अडॉप्ट किया हुआ है। जब भी नेशनल इमरजेंसी इस देश में लगती है तो सारे के सारे के जो आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड किए जाते हैं 1920, 21 को छोड़कर। वैसे जब आर्टिकल नंबर 352 के तहत जब आप नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं तो आर्टिकल नंबर 358 और आर्टिकल नंबर 359 के तहत फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जाता है। आर्टिकल 20, 21 जो है वो पूरी तरीके से सेफ होते हैं हर सिचुएशन में। लेकिन नेशनल इमरजेंसी सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को नुकसान न पहुंचाकर जो सेंटर स्टेट रिलेशन है उसमें भी डिसबैलेंस क्रिएट कर देती है। रेवेन्यू का जो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन है, सेंटर और स्टेट की जो लेजिस्लेटिव पावर्स है उसको भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। लेकिन यहां पर जो आपका मार्शल लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को ही यहां पर अफेक्ट करता है। जब हम लोग इमरजेंसी लगाते हैं तो गवर्नमेंट और जो ऑर्डिनरी लॉ है जिसको हम लोग सबऑर्डिनेट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट कहते हैं, वो कंटिन्यू रखते हैं अपना काम करना। लेकिन मार्शल लॉ में यहां पर ऑर्डिनरी लॉ और गवर्नमेंट दोनों पूरी तरीके से सस्पेंड हो जाते हैं। नेशनल इमरजेंसी के ग्राउंड्स हम लोग ऑलरेडी ही यहां पर डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमें वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन देखने को मिलता है। और वहीं अगर मार्शल लॉ की बात करते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर जब पूरी तरीके से फेल हो जाता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन हमें वायलेंस की देखने को मिलती है, चाहे वो वॉर की हो, टेररिज्म की हो, नक्सलिज्म की हो, मिलिटेंसी की हो, तो यहां पर मार्शल लॉ लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब ये जो आपकी नेशनल इमरजेंसी है या तो ये पूरे देश में भी लगाई जा सकती है या तो देश के किसी एक पार्ट में भी लगाई जा सकती है, लेकिन मार्शल लॉ पूरे देश में नहीं लगता। मार्शल लॉ किसी एक स्पेसिफिक एरिया में ही लगता है। जहां तक बात करें हम लोग नेशनल इमरजेंसी की, तो ये जो बेसिकली नेशनल इमरजेंसी है आपको आप यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के एक पार्ट के तौर पर देखने को मिलती है। अलग अलग इसके प्रोविजन भी हैं, लेकिन मार्शल लॉ के अगर आप एग्जैक्टली अलग अलग प्रोविजन देखें तो डिटेल में वो प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपको मार्शल लॉ के देखने को नहीं मिलते जो इमरजेंसी के देखने को मिलते हैं। सिर्फ एक आर्टिकल ही सिंपल सा देखने को मिलता है मार्शल लॉ का। तो इसी तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो आपको अलग अलग तरीके के सिचुएशंस में डिफरेंसेस बता सकते हैं, और अगर आपको इसी तरीके का कंटेंट आसान भाषा में और डिटेल में कंज्यूम करना है जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और आसान बना सकता है, सो फॉर दैट please stay tuned to Chahal Academy. This is Anubhav Dipani. I'll see you in the next video. Thank you very much.